तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के बारे में, डिफरेंट बॉन्डिंग्स के बारे में बात किए थे, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये सारा कुछ इन्वर्जन डिस्कस किए थे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेटेड टू दिस एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग से हमने बात किए थे और उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड उसके स्पेक्ट्रा को बॉदर करेंगे, राइट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे कोरिलेटेड मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, राइट। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल टर्म है और नो डाउट इसमें आपने कई सारे टर्म पढ़ रखे होंगे, राइट। तो उसको ध्यान से आपको समझना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, राइट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्लियर कर दूं कि मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल एक ही चीज है और मॉलिक्यूल और एटम्स में डिफरेंस है ना। मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस है, ये भी आपको भी मालूम है। अब उनके स्पेक्ट्रम में भी डिफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल और एटम जब डिफरेंट है तो उनके स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट होगी, राइट। इसीलिए हम उसको डिफरेंट मैथडोलॉजी से डिफरेंट वे में उसको स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो दैट मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। द ट्रांजिशन बिटवीन द अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल विद द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन दैट इज कॉल्ड फोटॉन गिव राइज टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, एक तरह से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो किसी भी सिस्टम में एटम्स हो सकता है, उस सिस्टम में मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसमें अगर ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन कब हो सकता है, आइदर वो सिस्टम, मॉलिक्यूल या एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी को इमिट करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा, हमें एक पार्टिकुलर थिंग ऑब्जॉर्व करेंगे, राइट। और उसको हम कहेंगे, अगर लाइट उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर लाइट उसमें इमिट हो रही है, फोटोन अगर रेडिएशन इमिट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड emission spectrum, right, and that is corresponding to molecular or molecule, right। जो प्रीवियस हमने कह रहे थे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। तो हाइड्रोजन वहां पर हम एटम की बात कर रहे थे, वहां मॉलिक्यूल नहीं था, यहाँ पर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में और H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो उसको यहाँ पर हम लोग डिटेल में बॉदर करेंगे कि उसमें कितने टाइप से कैसे करें। तो हमने ये डिस्कस कर रखे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड और एब्जॉर्ब फोटॉन दैट इज गिवन बाय nu इज इक्वल टू E2 minus E1 upon h cut, right। If E2 greater than E1 that is absorption, right, and nu is equal to E1 minus E2 upon h if E1 greater than E2 that is emission, right। तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जिस तरह से एटॉमिक सिस्टम में होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स होते हैं, राइट। So this E1 and E2 are the energies of initial and final energy states, right? Energy E1 and E2 are the energy of the initial and final energy states involved in the transition, right? अनम्यूट ना रखें अपने को, लेक्चर के डेविएशन है, right। So the spectrum of molecule is not the same as that of the atom spectrum. This is because the energy levels of the molecule are more complex than those of the atom, right। हमने बात पहले में ही किए थे कि एटॉमिक सिस्टम में हमने वेव फंक्शन की ओवरलैपिंग की बात नहीं की थी, राइट। उसके हम एनर्जी स्टेट्स को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात नहीं की थे, राइट, सिंपल एटम्स में। बट मॉलिक्यूल में ये सारा कुछ है, तो उसके एनर्जी लेवल्स भी कुछ कॉम्प्लेक्स ही है ना, वो सिंपली हम उसको नहीं कह सकते। So the excited energy levels of molecule of a fixed electronic configuration that arise from, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर बात हो रही है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग
स्टडी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें फिर चेंज करते हैं, राइट। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एक्सप्लेन कर दिया इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का, उसके बारे में बात करिए, right? The excited energy levels of molecule have a fixed electronic configuration that arises from, first thing is the rotation of the molecule about an axis passing through the center of mass of molecule and perpendicular to the line joining the atom. मॉलिक्यूल के रोटेशन पे वो ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स है मॉलिक्यूल के इनसाइड में, that depends upon the rotation of the molecule, right? And second thing is the vibration of the atoms about their equilibrium position in the molecule. क्योंकि हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बन सकते हैं और सेम एटम से मिलके बन सकते हैं, राइट। तो उसमें जो एटॉमिक सिस्टम है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो वाइब्रेशन भी करते हैं और वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, राइट, वो रोटेट भी करते हैं, राइट। तो उसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है, यानी कि हम अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो उस मॉलिक्यूल का दैट इज द सम of energy due to the excitation of electrons in the molecule, that is the electronic energy, right? And second thing is energy due to rotation of molecule, that is the rotational energy, right? And third one is energy due to vibration of molecule, that is the vibrational energy, right? तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इन तीनों का सम हो सकता है, दैट इज E is equal to इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, राइट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल में होता है, उसके बाद वाइब्रेशनल, उसके बाद रोटेशनल। तो ये फॉर्मूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल के केस में जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल का होगा दैट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इसको डिफरेंट जो यहाँ पर एनर्जीज की बात की है उसके बेसिस पे इसमें स्पेक्ट्रम भी हमें बॉदर करना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट यहाँ पर उसके डेफिनेशंस को बॉदर कर देते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल फिर हम डिस्कस करेंगे उसके स्पेक्ट्रम को, राइट। सो फर्स्ट इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, राइट, यानी कि मॉलिक्यूलर में अगर रोटेशन हो रही है और वो भी प्योर रोटेशन है, यानी कि वाइब्रेशनल उसमें नहीं अगर है, तब उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांजिशन बिटवीन द टू रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, राइट, of a molecule with emission or absorption of a photon give rise to pure rotational spectrum, right। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, यानी कि हम ये जो तीन टाइप के मॉलिक्यूल में हमने एनर्जी की बात की है तो उसके एनर्जी स्टेट्स भी डिफरेंट होंगे, रोटेशनल एनर्जी डिफरेंट होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी डिफरेंट होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट डिफरेंट होंगे एटम्स के, राइट। उसमें अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है उसमें आइदर फोटोन एमिट हो रहा है या फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट, राइट। ये अगर मतलब ट्रांजिशन हो रहा है अगर टू रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में तो हम उसको रोटेशनल कहेंगे, अगर वाइब्रेशनल में हो रहा है तो उसको हम वाइब्रेशनल कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिशन होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक में कहेंगे। तो तीनों को आप ब्रीफली इस तरह से बॉदर कर सकते हैं, राइट। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड द वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन द सेम। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स का सेम रहना चाहिए and vibrational states of the molecular remains the same, right. This spectrum lies in microwave region or and far infrared region, and such spectra are observed only for heteronuclear diatomic molecules. जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से मॉलिक्यूल्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो का मतलब है कि जो सेम न्यूक्लियाई ना हो, डिफरेंट एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना हो, दैट मींस कि HCl कह सकते हैं, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, राइट।
NO कह सकते हैं, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर है, मतलब दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे तो उनको हम कह सकते हैं, उसमें जो स्पेक्ट्रम होगा दैट इज प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, राइट। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। The transition between the two vibrational energy states of a molecule with emission or absorption of a photon, same concept है, while the electronic configuration of the atoms remain same, give rise to rotational vibrational spectrum. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स सेम होना चाहिए, राइट। अगर दो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन है वो एमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। ये हमने बहुत डिटेल में बॉदर कर चुके हैं कि एमिशन एब्जॉर्प्शन किस तरह से क्या होता है, राइट। तो ये आपको मालूम है। सो इफ द रोटेशनल स्टेट द मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज, we get a pure vibrational spectrum, राइट। अगर कोई रोटेशनल स्टेट्स मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि केवल प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को हम गेन कर सकते हैं, एंड दैट इज नियर इंफ्रारेड रीजन, राइट। दिस स्पेक्ट्रम लाइज इन नियर द इंफ्रारेड रीजन, राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, द ट्रांजिशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स of an atom in a molecule with the emission or absorption of a photon that give rise to a electronic spectrum, and that comes in a visible and ultraviolet waves, right। तो ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो बेसिक आप यहाँ पर डिफरेंस आप देख ही रहे हैं कि जस्ट एनर्जी का हम ट्रांजिशन अगर नाम लें, पार्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम है उनके एनर्जी स्टेट्स में जो ट्रांजिशन होगा उसका स्पेक्ट्रम वही सेम होगा। अगर मैं कह दूं कि रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा आइदर इमिशन या एब्जॉर्प्शन, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। अगर वाइब्रेशन की बात कर दूं मैं, तो अगर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स में होता है, टू वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन होती है, यानी ट्रांजिशन होगी तो इमिशन एब्जॉर्प्शन होगी, तो उसको हम कह सकते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर के लिए अगर ये रोटेशनल उसमें एग्जिस्ट ना करे, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए उसी तरह से, राइट। तो ये आपको एक फॉर्मुलेशन डिफरेंट एनर्जी का जो यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम बॉदर करते हैं, right, that is the mathematical task, rotational of a diatomic molecule, right। कि diatomic molecules का अगर हम रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं, अगर diatomic molecule रोटेशन करता है, ट्रांजिशन मतलब उसमें ट्रांजिशन होगा फिर दो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में, तो उनकी एनर्जी कितनी होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, राइट। फिर हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एनर्जी कितनी आएगी, राइट। अभी केवल हम उसके एनर्जी के फॉर्मुलेशंस कैलकुलेट करेंगे, फिर स्पेक्ट्रम को बॉर्डर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये जो स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रखे हैं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, राइट। यही मैं अभी बॉर्डर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा भी है heteronuclear diatomic molecules, right। These type of spectrum are observed in heteronuclear diatomic molecules, right। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम लेंगे that should be heteronuclear molecules। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया diatomic molecules such as hydrogen chloride HCl, that is consist of two atoms, that means hydrogen and chlorine, and separated by a certain distance, of course डिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको मर्ज कर दिया, मर्ज तो कर ही नहीं सकते हैं दो एटम्स को, है ना, सेम ही स्टेट पे तो मर्ज कर नहीं सकते हैं, राइट। एंड व्हिच इज लार्ज एज कंपेयर टू द एटॉमिक डायमेंशन, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके एटॉमिक डायमेंशन, यानी कि एटॉमिक डायमेंशन यानी कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो उनके एटॉमिक डायमेंशन से ज्यादा है, राइट। उनके दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस जो है वो उनके एटॉमिक डायमेंशन के डिस्टेंस से ज्यादा है, राइट।
So M1 M2 are the masses of two atoms, right? दोनों atoms का masses M1 M2 है, right? The whole molecule formed by the atoms rotates with angular velocity omega about the center of mass, right? ये आपने rotational motion में +1 में पढ़ रखे होंगे, right? ये सारे terms वगैरह जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और ये जो सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर, ये सारा कुछ कैलकुलेट कर रखते हैं वहां पर, राइट? तो उसको आप रिमाइंड let r1 and r2 be the distances of the atoms from the center of mass. यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखते हैं कि ये एटॉमिक्स इस सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? और ये फर्स्ट M1 वाले को ये जो एटॉमिक सिस्टम है वो M1 है, एटॉमिक सिस्टम है M2 है, राइट? सेंटर ऑफ मास से एक का R1 है, M1 वाले का जो डिस्टेंस है दैट इज R1, एंड सेंटर ऑफ मास से जो M2 का है दैट इज द डिस्टेंस R2, राइट? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज द R0, दैट इज R0. R0 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, राइट? तो हमें बेसिक फॉर्मूलेशन मालूम है जो सेंटर ऑफ मास का है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. So according to the definition of center of mass, the position vector of the center of mass that is calculated as, ये फॉर्मूलेशन आपको ध्यान आ रहा होगा, बहुत ही इजीली हम ये लोग ये डेरिवेशन कर रखते हैं +1 में, राइट? R vector is equal to M1 R1 vector plus M2 R2 vector upon M1 plus M2, right? Since the mass center of mass, देखिएगा ध्यान से, since the center of mass has been considered as the origin, therefore R vector is equal to 0, right? दोनों एटॉमिक सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है, सेंटर में है, राइट? ओरिजिन पे कंसीडर किया गया है, इसलिए इस R की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ये स्पेशल केस इसमें आपने इवन कर रखे हैं, राइट? इन दैट केसेस दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा, राइट? तो दैट इज M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये जस्ट वेक्टर फॉर्म में अभी मुझे यहाँ पर लिखा है. अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो M1 R1 वेक्टर इज इक्वल टू M2 R2 वेक्टर माइनस आएगा, राइट? अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो M1 R2 M1 R1 होगा, R2 नहीं होगा, M1 R1 इसको जरा मैं सेट करूं अपवर्ड डायरेक्शन में. देखिए M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, राइट? तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये M1 अपॉन में आ जाएगा, तो M2 R2 अपॉन 1, right? So the moment of inertia of molecule about the center of mass that is given by इस molecule का यानी HCl molecule का moment of inertia कितनी होगी, right? Moment of inertia that will be equivalent, ये तो atoms है, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम कर रहे हैं. M2 RT स्क्वायर, बेसिक I इज इक्वल टू MR स्क्वायर आपने फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं, राइट? सिंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, राइट? दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है R0. तो R0 अब क्या हो जाएगा? R0 इज इक्वल टू, राइट, ये R1 की वैल्यू ये सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, M2 अपॉन M1 इंटू R2 और प्लस R2. तो R2 इसमें दो जगह आ गए, कॉमन कर देते हैं और ये एलसीएम लेकर के M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू R2, ये सिंपल सा हमने लिख दिया, राइट? तो यहाँ से R2 का फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू ये M1 इधर चला जाएगा, M1 R0 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाना, यानी M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0. ये R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, राइट? तो बेसिकली हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, राइट? तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, इसको मैं
जूम कर दूं तो स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ये टास्क पहले भी हम कर सकते हैं, बट टाइम नहीं मिला तो इसमें नहीं किया। देखिए सिमिलरली R1 इज इक्वल टू, इसी तरह से हमने R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, राइट। सो I इज इक्वल टू दिस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0 स्क्वायर। अब देखिए ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पूरे मॉलिक्यूल का। बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स R0, और ये है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। एक फॉर्मुलेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखेंगे ये फॉर्मुलेशन। तो I इज इक्वल टू म्यू R0 स्क्वायर। I is equal to momentum is equal to moment of inertia is equal to this reduced mass of the molecule into resultant distance of the two atoms, यानी कि molecular distance हम कह सकते हैं in between, right? So the energy of the system, that is the diatomic molecule here, heteronuclear we can say, energy कितना हो जाएगा? Energy is equal to half I omega square। देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली वो मास को, ये प्रोडक्ट है ना कि बेसिकली इट कंसर्न, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने पढ़े होंगे कि इट कंसर्न विद मास, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन कंसर्न विद मास। तभी यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं ना एनर्जी का फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पर लिखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई क्यूब यहाँ पर क्या किया गया, L इज इक्वल टू, सिंस L इज इक्वल टू आई ओमेगा, राइट। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, L अपॉन आई। तो यहाँ पर हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो L स्क्वायर ओमेगा, ये कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2i, नहीं देखिए, तो जस्ट सिंपली यहाँ पर मिस्टेक नहीं था, ये इसको जस्ट स्क्वायर कर दिया, L स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हो गया, राइट। तो इसकी जगह हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। बेसिकली दैट इज द क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, राइट। So according to quantum mechanics, this L square is equal to J into J plus 1 h squared square, and h squared is equal to h upon 2 pi. A reduced Planck constant h squared होता है, right? So J star is equal to 0, 1, 2, 3. So that is the rotational quantum number, we can say. J is rotational quantum number। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर ये J स्टार इसका सिग्निफिकेंस नीचे बता रखा है, राइट। दैट इज नॉट J इज इक्वल टू L प्लस S, दिस इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। J जो यहाँ पर सिंबल यूज किया गया, दैट इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, राइट। So therefore the rotational energy levels are represented as EJ equal to यहाँ पर J into J plus 1, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर अपॉन 2i था, ये वैल्यू होता है, तो ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो EJ is equal to J into J plus 1 h square is that just वैल्यू हमने रख दिया अपॉन 2i, राइट। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इस आई की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, राइट। देन EJ इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैलकुलेट किए थे, I इज इक्वल टू म्यू R0 स्क्वायर, राइट। EJ इज इक्वल टू J into J plus 1 into h square अपॉन 2 म्यू R0 स्क्वायर,
राइट। तो ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, है ना। ये फॉर्मुलेशन क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए हमने फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर ली है। So the separation between two successive rotational energy levels, that will be delta Ej is equal to Ej minus Ej minus 1। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। एक बार हम J minus 1 रख देंगे, राइट, इस फॉर्मुलेशन में, और एक बार J का फॉर्मुलेशन तो है ही, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मुलेशन है। इसमें इवन h कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट r स्क्वायर r नॉट स्क्वायर, ये तो कॉमन हो ही जाएगा, राइट। उसके जगह हमें जस्ट वैल्यू चेंज कर देना है, एक में j इंटू जे प्लस 1 हो जाएगा, माइनस j इंटू जे माइनस 1, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई, राइट, दैट इज h कट स्क्वायर j अपॉन म्यू नॉट r नॉट स्क्वायर। वापस यहाँ पर हमने इसमें i जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए म्यू नॉट r नॉट स्क्वायर की जगह। तो एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन डेल्टा Ej इज इक्वल टू दिस h कट स्क्वायर j अपॉन i। ये h कट क्या है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है, एंड दिस j इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, राइट, एंड I is the moment of inertia of the molecule। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। So this is the all about this रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर हमने सेपरेशन कैलकुलेट कर ली। ये फॉर्मुलेशन आगे हम जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे उसमें ये फॉर्मुलेशन यूज होना है, राइट। इसमें कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछेंगे अभी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारे फॉर्मुलेशंस को यूज करके फिर डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में, राइट।